अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये देखिए तो बड़े कप में ग्लास में मैंने चाय बनाई हुई है। मुझे आज बहुत सर दर्द हो रही थी और मेरी लेग्स में भी पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी इसी ट्यूमर की वजह से। तो नॉर्मली इतनी ज़्यादा नहीं होती, आज हो रही थी। तो मैंने व्लॉग बनाना था आज, पर मैंने सोचा आज रहने देती हूँ क्योंकि हेल्थ पहले है। लेकिन आपको अपडेट भी देनी थी, कल भी मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो नॉर्मली तो आपको पता है मैं गायब हो जाती हूँ इतने इतने टाइम, लेकिन अब मैंने आपको इतनी बड़ी न्यूज़ सुना दी और आप सब इतने परेशान हैं, तो मेरे ऊपर ये फिर फ़र्ज़ बनता है कि मैं डेली अपडेट करती रहूँ। अगर तो मेरी तरफ से कोई व्लॉग आ गया तो ऑब्वियसली आपको मेरी अपडेट पता चल जाएगी, नहीं तो मैं या तो कोई अपनी जो है शॉर्ट्स जो मैंने बना के कुकिंग के रखे हुए या तो वो अपलोड हो जाएगा तो आपको पता हो कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, मेरी एक्टिविटी चल रही है यूट्यूब पे। या फिर मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगी कि आज कोई वीडियो नहीं आएगी या एक दो दिन नहीं आएगी, बट आई एम फाइन, ठीक है। मैं आपको अपडेट अपनी देती रहूँगी। और अगर मैं कभी नहीं भी दूंगी अपडेट तो परेशान नहीं होना, क्योंकि नॉर्मली मेरी लाइफ सही गुजर रही है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बीमार हूँ या मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ, कुछ भी नहीं। मेरी तो नॉर्मल कुकिंग हो रही है, सब चल रहा है, घर की लाइफ एक्टिविटी। लेकिन जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं जब वो ज़्यादा परेशान करते हैं तो फिर मैं कुछ दिन के लिए इनएक्टिव हो जाती हूँ। आज मैंने आपसे डिस्कस करना है कि ये सारा शुरू कैसे हुआ। मैं ईयर बाय ईयर जाऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अपने इस एक्सपीरियंस से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सबसे पहला तो मैंने ये सीखा ना कि अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब मैंने कैसे इग्नोर किया, क्या हुआ, वो आप सुनते जाएं और आप सोचते जाएं कि बीइंग मदर, बीइंग हाउसवाइफ, आप अपने आप को कितना इग्नोर करते हैं। और अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बाकी सबको तो, क्योंकि हम बाकियों को तो देते ही अपने आप को नहीं देते ना, तो अगर आप बाकियों को देती हैं लेकिन अपने आप को नहीं देती ना, तो फिर मेरी वीडियो से सीखें और अपने जो भी इश्यूज हैं हेल्थ के उनको ठीक कराएं। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी से दें, किसी पे कोई बीमारी कोई प्रॉब्लम ना आए, आमीन। लेकिन अपने आप को इग्नोर नहीं करें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा जी, ये सारा स्टार्ट कैसे हुआ और मुझे कैसे पता चला, क्या साइंस एंड सिम्टम्स थे कि मुझे पता चला कि ये तो ब्रेन ट्यूमर है। ये स्टार्ट होता है 2021 में। जब मुझे कोरोना हुआ था। 2020 में आई थिंक हम लोग यहाँ पे आए थे ना। एक मिनट सोचने दें। 19 में आए थे, फिर 20 का ईयर गुजरा। हाँ, ठीक है। कोरोना के सीज़न में हम यहाँ पे आए थे और 2021 में मुझे कोरोना हो गया था। उससे 7-8 महीने पहले ही हमने पहली वैक्सीन कोरोना की लगवाई थी और समर वेकेशन में हम पाकिस्तान चले गए थे। यानी सऊदीया से हम आए, आके वैक्सीन वहाँ से तो पाकिस्तान गए और वहाँ से फिर वापस आए और यहाँ पे नॉर्मल हम अपनी लाइफ गुजार रहे थे। और जनवरी 2021 को मुझे हो गया कोरोना। लेकिन मुझे कैसे पता चला कोरोना हुआ है और क्या हुआ, मुझे लगता है ये ट्यूमर का स्टार्ट असल में यहाँ से हुआ था। और बहुत लोग कहते हैं कि ये जो वैक्सीन है उसके बाद से लोगों की ज़िंदगियाँ उलट पुलट गई हैं। हो सकता है, देखा, उलट पुलट मैंने कहना था जो मेरा नॉर्मल वर्ड है, बट मैं इसको सही नहीं कह सकी। मेरी थोड़ी सी स्पीच डिस्टर्बेंसेस भी हैं, थोड़ी सी विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी कुल्ले हाल। तो खैर, तो बहरहाल ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि जनवरी का मंथ था और मेरा गला बहुत ख़राब हो गया, इन्फेक्शन होगी गले में बड़ा बुरी तरह से। पहले तो लगा कि कोरोना ना हो ये वो। बहरहाल डॉक्टर के पास गए। मेरा ये वाला जो सारा एरिया था ना, यहीं पे ट्यूमर, ठीक है, ये वाला मेरा एरिया था ना, ये बहुत पेनफुल हो गया। और मुझे ये याद है कि बचपन में जब मेरा गला ख़राब होता था हमेशा मेरे कान में दर्द हुआ करता था, या दोनों कानों में। तो मैं अपने घर में मशहूर थी कि इसके कान में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा खैर, तो मुझे यहाँ पे हुआ तो मुझे लगा गला बहुत ख़राब है इस वजह से। खैर डॉक्टर के पास गए, उसने सारे ईएनटी वाले सारे टेस्ट उसने किए, सारे टेस्ट क्लियर थे, सिर्फ और सिर्फ कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अच्छा, उन्होंने बाकी भी फिर इस चीज़ को प्रोसीड किया ही नहीं। यहाँ पे यूएई में ही हम थे, तो एस्टर में हम लोग गए थे, उन्होंने भी प्रोसीड नहीं किया। उन्हें लगा कि कोरोना ही है तो बस ठीक है, उसकी वजह से शायद ये सिम्टम्स को एग्रेवेट हो रहे हैं और ये चीज़ है। तो बहरहाल हम लोग हाउस अरेस्ट हो गए। अरेस्ट भी नहीं बोला गया सही से, कर रही थी मैं। अच्छा, हाउस अरेस्ट हो गया और शहजाद को भी कोरोना हो गया और हम लोग चारों के चारों यहाँ पे अकेले बंद थे। खैर, कोरोना ख़त्म हो गया तो उसके बाद ना मेरे ये ना अक्सर कान में दर्द रहने लग गया और साथ में जो है ना मेरा ये जॉ,
ये जॉ बहुत पेन करता था और मुझे ऐसे लगता था कि लॉक हो गया, फ्रीज हो गया। हालांकि मुझे हिला सकती थी, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ये ऊपर ज़्यादा खोलूँ तो मुझे इतना पेन करता था कि बस ऐसे समझ लें कि लॉक ही हो गया, मैं उससे ज़्यादा नहीं खोल सकती। पेन किलर्स लेने पड़ते थे हैवी किस्म के। और साथ में क्या है कि मैं ना अगर जैसे ब्रेड का एक सिंगल स्लाइस है ना, तो वो भी अंदर मेरे ऐसे इतना सा मुंह खुलेगा और मुझे उसको अंदर ऐसे ऐसे डालना पड़ता था। इससे ज़्यादा मैं जॉ नहीं खोल सकती थी। पर मैं ऐसी ढीठ हूँ कि मैं अपने आप को इग्नोर करती हूँ और मैं डॉक्टर के पास नहीं गई कि मेरा जॉ क्यों दर्द करता है। रीज़न कि मेरे इस दांत में, ऊपर वाले दांत में भी इन्फेक्शन थी और मैं अपनी इन्फेक्शन को इग्नोर करती रहती हूँ। मैं तो माशाल्लाह से 2 बेबीज़ हो गए मेरे, वो सब टॉलरेट कर लिया, लेकिन मतलब यानी पेनफुल प्रोसेस सारा। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस, तो क्योंकि मैं हर तरह की पेन जो है बर्दाश्त हो जाती है मुझसे, लेकिन डेंटल प्रोसीजर्स जो होते हैं ना, उनकी पेन मेरे से टॉलरेट नहीं होती। और मुझे यही होता है कि फुल जो है ना वो इंजेक्शन लगा के और नम करके तो फिर करें, ये सिर्फ स्प्रे करके तो आप मेरा ट्रीटमेंट ना करें। लेकिन फिर भी मैं जाने को अवॉइड करती हूँ। तो ये मैंने अपनी जो है ना, एक ही दांत में मसला था, बाकी मेरे टीथ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने इसको लटकाया हुआ था और इसकी वजह से ना मेरे इर्द गिर्द जो उस दांत के इर्द गिर्द गम था उसमें भी थोड़ी स्वेलिंग थी। तो मैं सोची थी कि इसकी वजह से जो है ना ये मेरा जॉ भी पेन करता है। अच्छा, मैं डीट बनी रही तो मैं पेन किलर्स ले लेती थी 2-2 दफ़ा, कभी पैराडॉल ले ली, कभी वोल्टफास्ट ले ली, ये कर लिया वो कर लिया। तो चलो जी ठीक है, उसके बाद सही हो गया, गुजारा हो गया। 2-2 3-3 महीने जॉ की पेन ख़त्म हो जाती थी। इस तरह करते 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 मेरा पूरा साल गुजर गया और पेन किलर्स भी कम हो गई, ये ठीक हो गया खुद ही। तो मैंने कहा चलो दांत ठीक कराने से जान छूटी। तो उसके बाद लेकिन मुझे ना सर में दर्द शुरू हो गया। सर में दर्द इतना गंदा शुरू हुआ कि उसके साथ में वर्ड्स भूल जाती थी, उसके साथ में बातें भूल जाती थी। अपने जैसे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भूल गया मुझे, कभी किसी का, मुझे अपने सामने कोई किसी से बैठी बात कर रही हूँ तो एकदम बात करते करते उसी का नाम भूल गया। तो ये सब कुछ बहुत अनयूजुअल था, बहुत अनयूजुअल था। और फिर जैसे मैं अकेली बैठी हुई हूँ ना, तो मुझे एकदम बैठे बैठे ना कोई गाना आएगा जहन में जो मैंने कभी देखा भी नहीं है। हालांकि हमारे घर में ना गाने सुनने का, वीडियोस देखने का रिवाज नहीं है। अब तो गाने भी सुनने बंद कर दिए हैं, दीन की तरफ ज़्यादा होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो आई थिंक इट्स बीन मोर देन ये कि हमने गाने सुनने भी बंद कर दिए हैं। लेकिन फिर भी हमारे घर में जब सुनते भी थे ना, तो गाने लगा के वीडियोज़ देखने का रिवाज बिल्कुल भी नहीं था मेरे घर में ना। तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्या, मुझे कोई जैसे रेड इंडियंस होते हैं, ग्रीन और फैदर कुछ पहने हुए उन्होंने ग्रीन येलो से, और कोई डांस का सीन हो रहा है और ये क्या है, ये कौन सा गाना है। जो ही मेरे जहन में आता था ना, मुझे वॉमिट आने वाली हो जाती थी, मैं फेंट होने वाली हो जाती थी कि मुझे ये याद क्यों नहीं आ रहा। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये नॉर्मल है? ये कोई नॉर्मल चीज़ है? आपके जेहन में अगर कुछ नहीं आ रहा तो चलो ठीक है, नहीं आ रहा, पहली बात तो इतना अजीब सा कोई विजन आएगा ही नहीं आपके जेहन में। और अगर आपके जेहन में आएगा तो आप ऐसे सोच सोच के वॉमिट करने लग जाएंगे, नहीं ना। तो ये चीज़ मुझे परेशान करती थी। फिर लोगों के बीच में बैठी हुई हूँ तो एकदम तबीयत घबरा गई है, बातें नहीं याद आ रही, बातें कर करके सर दर्द करना शुरू हो गया है, सर हैवी हो गया है। तो फिर डिस्टर्बेंस आ रही है बात करने में। तो मैंने लोगों से मिलना जुलना ज़रा ज़्यादा कम कर दिया, कि फैमिली गैदरिंग्स और ये वो ना, कि मैंने कहा चलो ऐसे ही ठीक है, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, फिर ये ऑफ एंड ऑन होता रहा। जब सर दर्द बढ़ गया ना और 1-1.5 साल इस तरह गुजर गया, तो मैंने फिर जाके, शदाद कहते हैं अल्लाह के वास्ते चलो चेक कराते हैं, हो सकता है माइग्रेन हो या क्या हो ना। हम लोग गए सऊदी जर्मन, वहाँ पे उन्होंने मेरी MRI की और MRI में कुछ नहीं निकला। अब मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि ये यहाँ से 1 साल पहले की ही बात है, 1-1.25 साल पहले की बात है, तो 2023 की बात है। तो उन्होंने MRI किया, बिल्कुल सही था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ये आपको जो है ना, मेरे सारी जो इस तरह हैमर शैमर मार के, मुझे तो, मैं नाम की फार्मासिस्ट हूँ, कभी मैंने प्रैक्टिस किया नहीं, मेरी चीज़ों के नाम भी भूल गए मैं तो खैर, तो वो ना क्या कहते हैं, बहरहाल चेक करके देखा, मेरी सारी स्किल्स वगैरह हर चीज़ ठीक थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ना इसका मसला है माइग्रेन का। तो टैबलेट्स दे दी, साथ में चार्ट्स दिए कि आपने फिल करने हैं, 1 मंथ बाद लेके आने हैं, ये वो। अच्छा, माइग्रेन की टैबलेट्स लेके ना तो मैं 1-2 हफ्ते तो ठीक रही, उसके बाद वो टैबलेट्स बिल्कुल भी फ़र्क नहीं डाल रही थी, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं डाल रही थी। तो मैंने कहा शहजाद, मुझे लगता है कि ये ना माइग्रेन नहीं है, ये ना दांत का ही मसला है। तो फाइनली मैंने मूड बना लिया कि हम लोग ना दांत को ट्रीट करा लेते हैं। शहजाद ने तो शुक्र किया, कहते चलो अल्लाह का शुक्र है कि तुम मानी हो। अच्छा, तो हम लोग ना चले गए। तो जिस दांत में इन्फेक्शन थी उसकी मैंने फिलिंग करवा ली, मतलब यानी रूट केनाल करवा के उसकी फिलिंग हो गई, दांत ठीक हो गया। अच्छा, अब जब ठीक हो गया ना, तो उसके बाद भी
उसके बाद 2-4 महीने इजी गुजर गए, मे बी 4-5 महीने इजी गुजर गए, तो एमआरआई भी क्लियर थी, दांत भी मैंने ठीक करा लिया, तो मुझे लग रहा था कि बस अब मैं नॉर्मल रूटीन पे आ गई हूँ। लेकिन फिर भी सर दर्द बीच बीच में कभी कभी हो जाता था। इस जॉ ने उस तरह लॉक होना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी जब ये पेन करता था, बहुत पेन करता था। एक और चीज़ शुरू हुई थी, वो ये थी कि जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे हुए ना, मैं तो खुद स्टेशनरी हूँ लेकिन मेरे सामने सारी मूवमेंट है। उसके बाद जब गाड़ी रुकेगी और मैं नीचे उतरूंगी ना गाड़ी से, तो मुझे 2-3 मिनट वहीं खड़े होना पड़ता था, नहीं तो मुझे वॉमिट आ जाएगी या मैं फेंट हो जाऊंगी। तो अब वो भी ये कभी ऐसे होता है, नहीं होता, दिस इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। और बार बार इस जॉब में पेन हो रहा है। तो फिर हम दोबारा डेंटिस्ट के पास गए, एक और डेंटिस्ट के पास। मुझे लगा शायद ये डॉक्टर ठीक नहीं है, इसने मेरी सही फीलिंग नहीं की और ना रूट कैनाल सही नहीं की, क्योंकि मैं इस साइड से चू करती हूँ ना, और तो किसी दांत में था नहीं। तो मैंने कहा ये ना मैं इधर से ही खाती रहती हूँ, मैं यहाँ से चू करती हूँ ना, तो फिर मुझे फिर भी इसमें पेन होती है। तो हम एक और डॉक्टर के पास गए और उस डॉक्टर ने हमें कहा कि ना आपको ये ना इससे पिछले दांत में भी ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो शायद इस वजह से हो रहा होगा। हमने कहा ओके। वैसे उस डॉक्टर ने भी कहा था कि ये फिलिंग करा के उसके बाद नेक्स्ट इसके पीछे वाले 2 दांत हैं आपके, एक नहीं है। अच्छा खैर, तो उसकी फिलिंग भी जो मैंने फिर उसकी भी रूट कैनाल करा ली। अच्छा, अब मेरे साथ क्या होना शुरू हो गया कि मेरी आंखों का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, मेरी विजन का। अब मैं ब्लर होना शुरू हो गई, मेरी आंखें बहुत ही ज़्यादा। अब देखिए आई साइट वीक हो रही होती है ना, तो उसमें ये होता है कि आपकी मतलब जैसे मेरी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है, बचपन से ही है। मैं ग्लासेस नहीं लगाती, मतलब ये देखे मैं कितना इग्नोर करती हूँ खुद को, ग्लासेस नहीं लगाती। लेकिन अगर आई साइट वीक हो रही है तो वो कॉन्स्टेंटली वीक है, वो ऐसे नहीं है कि एकदम मेरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई, सर का दर्द बढ़ा है तो जो मेरी आई साइट है वो भी ज़्यादा वीक हो गई है, सर दर्द सेटल हुआ तो मेरी आईज़ फिर ठीक हो गई हैं, ठीक है, वो नहीं होता। तो ये भी मुझे अजीब लगने लग गया और मेरी आंखों में बहुत इचिंग होती थी, मेरी आंखें सूज जाती थी अक्सर। मैं आप शायद आपने नोट किया, आप इन दिनों में मुझे ये, अब मैं बिल्कुल 2-3 महीने पहले की बातें बता रही हूँ आपको। आप लोग कहने भी लगे हुए थे कि आप बीमार लगती हैं और आंखें मल मल के आए, डार्क सर्कल्स मेरे पहले ही ज़्यादा हैं। और ये देखिए इतने ज़्यादा, इस लाइट में तो इतने नहीं नज़र आ रहे, वो किचन की लाइट ऐसे पड़ती है ना तो ऐसे लगता है यहाँ तक डार्क सर्कल्स हैं और ये वो। अच्छा खैर, तो अब मुझे लगा कि आंखों का मसला है ना, और मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। जो ही अभी मैं सोच ही रही हूँ जिन दिनों में कि चलो बहुत इचिंग हो रही है, लुब्रिकेंट्स दे देगा वो, कि ड्रॉप्स दे देगा, आंखें चेक कर लेगा, और या इस बार बार ब्लर क्यों होती हैं, बार बार आंखें नज़र ख़राब ठीक क्यों हो रही है। उतनी देर में मैं ज़रा बैठी भी उठती थी तो मुझे पूरी की पूरी ये सामने अपने ना ब्लू स्टार्स और गोल्डन स्टार्स की एक ना गैलेक्सी नज़र आने लग जाती थी। पूरी मेरी विजन जो है ना, पूरा फील्ड इसमें यही होता था। जैसे अभी मेरे सामने यहाँ पे बेड है, मुझे बेड नज़र आ रहा है लेकिन वो सारा गोल्डन और ब्लू ब्लू भी बीच में उस एक लेयर है स्टार्स की, और उसके आगे आप सारा सब कुछ देख सकते हैं। तो वो चीज़ ने मुझे परेशान किया। मैंने कहा शायद ये तो दिनों दिनों में ही हो रहा है अब ना, तो चले भागे भागे चलते हैं। हम लोग गए हैं। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जैसे कि जॉ का मसला, सर के दर्द का मसला, बातें भूलना, और कोई जहन में थॉट आ जाए तो उसकी वजह से वॉमिट तक नौबत आ जाना, फेंट होने तक नौबत आ जाना, कि मुझे ना याद आया तो मैं फेंट हो जाऊंगी, मैं वॉमिट कर दूंगी। और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, बातें भूलना, लोगों के नाम, सामने बैठे हुओं के नाम भूल जाना, अपने बच्चों की चीज़ें भूल जाना। तो ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था। और फिर आइज़ का जो मसला आ गया कि मेरे सामने ब्लू और गोल्डन सब नज़र आता था, तो वो सब कुछ भी ठीक नहीं था। और नज़र कभी ख़राब हो रही है, ठीक हो रही है, ये सब साइंस एंड सिम्टम्स बिल्कुल अजीब हैं, नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं होते। अच्छा, अब हम लोग ना गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मेरी आई साइट चेक की, एस्टर गए हम लोग। वैसे तो ये कि सऊदी जर्मन और सुलेमान अल हबीब और ये वो, मुझे ज़्यादा हॉस्पिटल्स के नाम नहीं आते। दुबई जाने को मैं अवॉइड करती फिरती हूँ कि दूर जाना पड़ेगा दूर, तो यहाँ पे सऊदी जर्मन अच्छा है तो वहाँ पे जाते रहते हैं। लेकिन ना मैंने नोट किया है कि एस्टर में ना फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लो कैटेगरी में आता है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो डॉक्टर्स को बहुत एक्सपीरियंस है। तो मैं ना एस्टर के साथ ही सेट हो गई हूँ। हमें ये नहीं चाहिए कि कौन सा हाई लेवल हॉस्पिटल है लो लेवल, हॉस्पिटल्स यहाँ सारे ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ना इंश्योरेंस की वजह से कैटेगरी सेट हुई होती हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग ना एस्टर में जाते हैं, जाके चेक कराते हैं। शाद ने कहा चलो। वहाँ पे गए हैं तो डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने ना कहा कि आपके टेस्ट होंगे, क्योंकि आपकी आई में ना प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपके आई ऑप्टिक नर्व्स में ना। अच्छा, उसने जब प्रॉपर टेस्ट वगैरह किए तो उसने कहा कि ये ना आपकी आइज़ का मसला नहीं है, ये आपके ब्रेन का मसला है। आपके ब्रेन में कोई फ्लूइड इकट्ठा हुआ है जिसकी वजह से आपकी जो ऑप्टिक नर्व
नर्व्स है ना उन पे आ रहा है प्रेशर। तो मैंने कहा मेरी जो आई साइट बार बार वीक होती है, ठीक होती है, कहते हैं ये कुछ आपकी आइज़ के साथ नहीं है। और उसने खुद जाके ना रिसेप्शन पे तो कहा कि इनका न्यूरोलॉजिस्ट के साथ इनकी अपॉइंटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल इनकी सेट करें। उसको कुछ फिशी लग गया, ज़ाहिर है वो डॉक्टर है और वो आई डॉक्टर था, उसको पता था कि ये आँख से रिलेटेड इसका नहीं है। तो कहता है कि ऑप्टिक नर्व तभी प्रेस होती है जब ब्रेन की तरफ से कोई प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है। अच्छा खैर, तो हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए और मैं ऐसी ढीठ हूँ कि मैंने फिर 3 हफ्ते लटका दिया। मैंने कहा शहजाद किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट का कहाँ से इसमें इशू आ गया। शहजाद कहते हैं गुड़िया अल्लाह के वास्ते न्यूरोलॉजिस्ट के पास चलो। मैंने कहा अच्छा शहजाद मैं फलानी काम करने देखेंगे। 3 हफ्ते हमने ऐसे उड़ा दिए और मेरा सर दर्द तो बढ़ता ही गया और आंखें, उसने सिर्फ मुझे लुब्रिकेंट ड्रॉप्स दिए, वो मैं डालती रही, कुछ मसला सॉल्व नहीं हुआ। तंग आके फिर हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले गए। हमने कहा चलो देखते हैं, क्योंकि वो ब्लू वाले जो है ना, ब्लू और गोल्डन, वो नहीं जा रहे थे और मुझे अब वो परेशानी हो रही थी। मैंने नेट पे भी सर्च किया, गूगल वगैरह पे, तो उसमें ये था कि अगर इतना ज़्यादा आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं, क्योंकि जब ये ट्रीट नहीं होगा तो आंखें ही ना रही तो फिर पीछे क्या रह जाता है। फिर भागे भागे हम लोग गए न्यूरोलॉजिस्ट के पास। उसने कहा कि MRI करवाएं, विद डाई विदाउट डाई समथिंग लाइक दैट। तो जब MRI हुई तो मुझे पता चला कि जनाब मुझे तो ब्रेन ट्यूमर है और ब्रेन ट्यूमर का जो साइज़ है वो पिंग पोंग बॉल जितना है रफली। और ये जो ब्रेन ट्यूमर है ये ब्रेन के अंदर नहीं है, ब्रेन की लेयर्स में है और ये बिनाइन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इधर उधर स्प्रेड होने वाला नहीं है। और बाकी इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे है, क्या क्या शहजाद ने इसके लिए भाग दौड़ की है, वो सारी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये सारी जो है ना मेरा यानी अब तक का सीन था। तो अब फिलहाल ये है कि डॉक्टर ने कहा है कि आप जो है ना वो पेन किलर्स लेती रहें। जो मैं ले रही थी, मैं ऑलरेडी ले रही थी क्या कहते हैं डिक्लोफेनिक सोडियम और साथ में पैनाडोल, बस ये 2 लाइट सी मैं ले रही थी, उनसे ठीक हो जाता था। तो डॉक्टर ने कहा है कि अच्छी तरह से ये ट्यूमर को ना ये पेशेंट हैंडल कर रही है, क्योंकि ये एडजस्ट हो गई है इसके साथ और ना इसको इसलिए ज़्यादा पेन फील नहीं होती, लेकिन इसको एज अर्ली एज पॉसिबल रिमूव करना है। अब रिमूव करने के भी प्रोसीजर्स डिफरेंट हैं, या तो सर्जरी के थ्रू है या फिर गैमा रेडिएशन, जिसको वो जो है साइबर नाइफ या गैमा नाइफ वगैरह भी बोलते हैं, उसके थ्रू भी। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे क्या प्रोसीजर मेरा होगा क्या नहीं होगा। बट यस मेरी जो है ना इसका रिमूवल तो ज़रूरी है, ऑब्वियसली इसका रिमूवल तो होगा। लेकिन मुझे जिस बात की हैरत है वो ये है कि पिछले साल जब हमने MRI करवाया तो उसमें बिल्कुल कुछ नहीं नज़र आया, बिल्कुल भी कुछ नहीं नज़र आया और मैं फिर भी इसको दांत का ही मसला समझती रही हूँ। तो ये था हमारा सारा जो है ना मेरा जर्नी और जिस तरह से ये सब कुछ निकल के सामने आया। अब रीज़न क्या है, डॉक्टर कहते हैं इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक का मतलब ये होता है कि कोई रीज़न अननोन है, या तो जेनेटिक होगा। मेरी फैमिली में तो किसी को कोई दूर दूर तक कैंसर नहीं है, तो जेनेटिक तो ये नहीं है। तो इडियोपैथिक का मतलब है कि कोई रीज़न भी हो सकती है, पता नहीं है कि क्या रीज़न है। तो मुझे पता है कि क्या रीज़न है, मैं आपको वो रीज़न भी बताऊँगी और मैं जो है ना मैं इसकी अवेयरनेस जितनी जितनी मुझे समझ आती है मैं सबको दूंगी, क्योंकि मुझे एक्चुअल में पता है कि दांत की वजह से नहीं है। अच्छा, जो न्यूरोलॉजिस्ट था उससे मैंने पूछा भी, मैंने कहा कि क्या ये दांत की वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जॉ का भी मुझे मसला आ रहा था, लेफ्ट साइड पे मुझे जो है वो टूथ का मसला था। तो उसने कहा कि जॉ का मसला जो है ना ये ट्यूमर की वजह से बन रहा था, और उसने कहा कि इस दांत का जो लिंक है ना वो आपके ब्रेन से बिल्कुल भी कोई नहीं है, क्योंकि आपके जो है ना सिंपल ऐसे कह लें कि ब्रेन के अंदर नहीं है, ब्रेन को जिन लेयर्स ने 3 लेयर्स ने कवर किया होता है ना उन लेयर्स के अंदर है। तो ब्रेन को प्रेस जरूर कर रहा है क्योंकि ज़ाहिर इसका एक साइज है, लेकिन यह कि ब्रेन के अंदर नहीं है। तो उसने कहा कि ये जो है ना इसका लिंक आपके दांत से कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये उसका प्रॉब्लम नहीं है। और उसने कहा कि इन्फेक्शन अगर इतनी बड़ी हुई है कि वो अलार्मिंग है, तो एक सिस्टम है अल्लाह का बनाया हुआ जो है फीवर। तो आपको फीवर हुआ रहता है मुसलसल, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये दांत की इन्फेक्शन इतनी बड़ी हुई है कि मुसलसल फीवर है। तो लेकिन बहरहाल जो भी है उसको ठीक करा लेना चाहिए, अपने आप को हर वक्त अपनी फुल मेंटेनेंस करानी चाहिए, ताकि कुछ भी नया निकले तो ज़्यादा रूल आउट करना उसको मुश्किल ना हो कि ये ना हो, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। पता हो कि भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब सिर्फ यही एक चीज़ आ रही है तो इसके ऊपर फोकस करना है। तो ये चीज़ है। और आप लोगों से भी बस मैं यही कहूँगी यार कि जो भी आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़ हैं, अल्लाह ताला आप सबको सेहत दें, लेकिन प्लीज़ अपने आप को इग्नोर ना करें। उसके बाद में ना बड़ा अफसोस रहता है कि अपने आप को तवज्जो क्यों नहीं दी। गलत बात है। अल्लाह ताला ने हमें ये बॉडी जो है अमानत दी हुई है और इसमें हमारी रूह है और हमें इसकी केयर करनी है, अपनी रूह की भी अपनी बॉडी की भी। पर यह कि हम बीइंग मॉम्स, बीइंग हाउस वाइफ्स, हम लोग जो है ना अपने कामों में लगे रहते हैं और अपने आप को इग्नोर करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए।
डॉक्टर्स हमारे लिए ही हैं, उन्होंने पूरा स्टडी किया हुआ है, हर चीज़ हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वो बैठे हुए हैं और हम फिर भी नहीं जाते हैं। तो बहरहाल ये सारी मेरी स्टोरी है और आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं आपको इसकी रीज़न अगले, बहुत लंबा हो गया ना व्लॉग, तो मैं अगले व्लॉग में या उससे अगले व्लॉग में मैं आपको इसकी रीज़न बताऊंगी कि मुझे क्यों लगता है कि मुझे ये हुआ। वो भी मेरी नेग्लिजेंस का ही मसला है। और दूसरी बात ये कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या प्रोसेस है। और शहजाद के जो पेरेंट्स हैं वो तो कह रहे थे कि पाकिस्तान आ जाओ। हालांकि उधर अम्मी अबू वाली तरफ जो है वो है, क्या कहते हैं, शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल, और मम्मी डैडी वाली तरफ जो है वो कहते हैं वहाँ से करीब में मुल्तान निश्तर है ये वो। लेकिन हमारे यहाँ पे चूँकि इंश्योरेंस है ना, तो हम लोग इसको यहीं प्रेफर करेंगे। और ये है कि टेक्नोलॉजी वगैरह भी ज़रा एडवांस्ड ही होती है, तो चलो यहाँ पे करेंगे। तो खैर यहाँ पे हमने ऑप्शंस देखे हैं, कैंसर हॉस्पिटल भी हैं और दूसरे हॉस्पिटल्स भी हैं। तो जो डॉक्टर्स जो हैं हम जिनके साथ सेटिस्फाइड, यानी बेसिकली शहजाद, तो फिर हम लोग जो है वो उधर प्रोसीड करेंगे। सब आपको साथ साथ हम दिखाएंगे, बताएंगे, लेके चलेंगे, ताकि आपकी दुआएं हमारे साथ रहें। अच्छा, अब मेरे साथ ना इस ट्यूमर की वजह से जो मसले और आते हैं ना, वो ये आता है कि मेरी लेग्स में बहुत पेन होता है और ये इसके साथ एसोसिएटेड होता है। हालांकि ये सर में है लेकिन लेग्स में बहुत पेन देता है। और दूसरी बात ये कि विजुअल डिस्टर्बेंसेस तो मैंने आपको बता ही दिया कि बैठी बैठी एकदम उठूंगी तो सब कुछ ब्लू और गोल्डन एक बीच में पर्दा सा एक नज़र आएगा और उसके पीछे सारी दुनिया उस तरह की उस तरह ही है नॉर्मल। और फिर यह कि बोलते हुए ना, जैसे टी, जैसे मैंने कहना हो टी वर्ड को जैसे बोल दें टूर्नामेंट या इस तरह से कुछ टी, तो ऐसे हो जाएगा कभी मुझसे, या कभी इंशाल्लाह कहना है तो इंशाल्लाह निकल जाएगा। ऐसे करके थोड़ी सी स्पीच डिस्टर्बेंसेस आनी शुरू हुई हैं अभी। तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, ये बिनाइन है और अल्लाह ताला मुश्किलें डाल के ही तो चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल भी अल्लाह ताला से शिकायत नहीं कर रही और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और आप लोगों ने मुझे बताया था सूरह रहमान का, वो भी मैं पढ़ रही हूँ, सुन भी रही हूँ। और साथ साथ जो भी दुआएं हैं, जो भी मतलब मैं कर सकती हूँ, मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ और इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगी। और जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा वो होगा, लेकिन नसीब भी अल्लाह ताला ही चेंज करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी दुआओं से और मेरी होपफुल होने से और अल्लाह ताला पे यकीन से सब कुछ अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह। और टेंशन बिल्कुल नहीं है, अल्लाह ताला मुश्किल डालते हैं तो अल्लाह ताला के पास ही सोल्यूशन है, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हम दवा कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने भी परेशान नहीं होना, बस मेरे साथ ज़रूर रहना है। मुझे ना यानी दोनों साइड से फैमिलीज़ जो हैं वो अपने यही है ना, तो सपोर्ट दे रहे होते हैं। लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं ना, उनको पता है कि अपने यूट्यूबर्स भी हैं। आप लोगों से जब मैं बात करती हूँ ना, तो मुझे एक नेक्स्ट लेवल का एक अपनायत और अच्छापन फील होता है। और प्लस जो मेरे फार्मेसी के सारे जो मेरे कोलीग्स थे, सारे के सारे जो है ना, उनका हम सब का एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, वो सब भी इतने सपोर्टिव है। हालांकि मैं चूँकि फार्मेसी प्रैक्टिस ही ना करती, वो लोग सब करते हैं, तो मैं ग्रुप में तो हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से इतनी क्या बात करूँ। मतलब मैं कभी कभी आके उनकी गपशप पढ़ लेती हूँ, लेकिन यह है कि मेरे पास ऐसी कोई बात ही नहीं होती। अब मैं क्या अपना ज़बरदस्ती बीच में यूट्यूब लेके शुरू हो जाऊँ। तो लेकिन यह है कि इतने प्यारे हैं सब के, वो भी सब मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं, मेरी केयर कर रहे हैं, मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, मुझे चेयर अप कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आप सब बहुत प्यारे हैं। और यूट्यूब जो है, यूट्यूब तो ऐसी है ना कि मतलब मेरे लिए पूरी दुनिया से दुआएं आ रही हैं। कोई उम्रे पे जा रहे हैं तो उम्रे पे दुआएं कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम मदीना जा रहे हैं, हम मदीना से दुआ करेंगे, कोई कह रहे हैं मैंने तहज्जुद में आपके लिए दुआ की, कोई कह रहे हैं दिल से दुआ ख़त्म ही नहीं हो रही है आपके लिए। तो इतनी सारी दुआएं हैं, आप सबका इतना सारा प्यार है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ठीक हो जाऊँगी। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी टाइम, 23 मिनट्स की हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।